वेलकम टू देव की सिविल एकेडमी। देव की सिविल एकेडमी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने उत्तराखंड की इस सीरीज में हमने देखा किस तरीके से चंद वंश यानी कुमाऊं में जो चंद वंश की स्थापना हुई थी किस तरीके से हुई थी, और जो चंद वंश का पहला जो शासक था यानी जो चंद वंश का संस्थापक था सोमचंद, किस तरीके से वो एक इलाहाबाद के झूसी नामक गांव से आया था यात्रा पर, और यहाँ पे आके कुमाऊं पे आके उसने अपना एक नया राजवंश स्थापित किया जिसे हमने जाना चंद वंश के नाम से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बात की थी, देखिए हम जानते हैं जो हमारा उत्तराखंड है ये दो मंडलों में विभक्त है, यानी यूं कहूं कि दो भागों में विभक्त है। ठीक है, इसका जो पूर्वी भाग मैंने आपको बता रखा है, जो इसका पूर्वी भाग है ये वाला, हम इसे जानते हैं किस नाम से, कुमाऊं के नाम से। ठीक है, और जो इसका पश्चिमी जो भाग है ये वाला हम इसे जानते हैं गढ़वाल के नाम से। ठीक है, इसे हम जानते हैं गढ़वाल, यानी जो उत्तराखंड का पूर्वी भाग है इसे हम कुमाऊं के नाम से जानते हैं, और जो उत्तराखंड का पश्चिमी भाग हम इसे गढ़वाल के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, अब मैंने बताया था जो हमारे पास इलाहाबाद के झूसी से आया था वो आया था सोमचंद। उसने यहाँ पे आके सबसे पहले जो हमारे पास काली कुमाऊं वाला क्षेत्र है जिसे वर्तमान में हम चंपावत के नाम से जानते हैं, यहाँ पे आके इसने एक नए वंश की स्थापना की जिसे हमने कहा भैया चंद वंश। ठीक है, अब यहां पे आते आते भी चंद वंश का विस्तार भी हमने देखा, त्रिलोक चंद ने कर दिया था। उसके बाद बहुत ज्यादा जब यहाँ पे चंद वंश का जो चल गया था, विस्तार बहुत ज्यादा हो चला, तो हमारे पूरे कुमाऊं में यहाँ पे एक टाइम पे क्या होने लग गया था, चंदों का पूरा यहाँ पे साम्राज्य स्थापित हो गया था। ठीक है, उसी क्रम में आगे आते आते जब हमने यहाँ पे अपना त्रिलोक चंद हमने देखा, उसके बाद नानकी चंद देखा, गरुड़ ज्ञान चंद देखा, उसके बाद आते आते कुछ अनेक राजाएं, और अंत में जो चंद वंश का जो अंतिम शासक था, ठीक है, जो चंद वंश का जो अंतिम शासक था जो था महेंद्र चंद। कौन था? महेंद्र चंद। ठीक है, तो भैया चंद वंश का जो अंतिम शासक महेंद्र चंद जब अपनी गद्दी पे बैठा हुआ था, यह बात है सन लगभग 1700, ठीक है, 1788 से 1790 के बीच। ठीक है, तो यहाँ पे जब महेंद्र चंद यहाँ पे अपने कुमाऊं की गद्दी पे बैठा हुआ था, तो मैंने आपको बताया था भैया कुमाऊं के थे गढ़वाल के पूर्व में कुमाऊं, और कुमाऊं के पूर्व मैंने आपसे कहा था डोटी है जिससे हम वर्तमान नाम क्या कहते हैं, इसका हम नेपाल कहते हैं। ठीक है, तो भैया यहाँ पे क्या हुआ था 1790 में जब यहाँ पे हमारा महेंद्र चंद बैठा हुआ था चंदों की गद्दी पे, तो यहाँ से डोटी से, ठीक है, डोटी से यहाँ पे जो हमारे पास गोरखा है उन्होंने क्या कर दिया था, यहाँ पे महेंद्र चंद के ऊपर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, तो भैया 1790 में जब महेंद्र चंद पे गोरखाओं का आक्रमण हुआ, और ये जो युद्ध चला बहुत भयानक युद्ध चला, और ये चला भैया अल्मोड़ा के हवालबाग नामक जगह पे। कहां पे कहा मैंने कहा भैया जो ये अंतिम युद्ध चला चंदों और गोरखाओं के बीच, ये चला अल्मोड़ा के, ठीक है, अल्मोड़ा के हवाल बाग नामक स्थान पे। ठीक है, हवाल बाग नामक स्थान पे ये युद्ध चला, और इस युद्ध में क्या हुआ, जो गोरखा थे, हम जानते भैया गोरखा शक्ति अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति थी, बहुत पावरफुल शक्ति थी, इसने क्या कर दिया, चंदों को हरा दिया। ठीक है, तो भैया ये युद्ध हुआ था हवालबाग में। कब हुआ था, कहा मैंने 1790 में। ठीक है, 1790 में ये युद्ध हुआ था और अंतिम युद्ध था। इस युद्ध का नतीजा क्या निकला, निर्णय क्या निकला इस युद्ध में, ठीक है, ये किस किस के बीच लड़ा गया, पहला तो लड़ा गया भैया महेंद्र चंद, ठीक है, महेंद्र चंद यानी चंद वंश के महेंद्र चंद, और जो गोरखा हमारे पास शासक थे उनके बीच लड़ा गया था। ठीक है, गोरखा। अब भैया इन दोनों के बीच युद्ध लड़ा गया, कहां लड़ा गया, अल्मोड़ा के हवालबाग में। कब लड़ा गया, 1790 में। इन दोनों का जो युद्ध रहा, इसका नतीजा ये निकला, जो हमारे पास महेंद्र चंद है, ठीक है, जो महेंद्र चंद है भाई, इसे क्या कर दिया गया, मार दिया गया। ठीक है, महेंद्र चंद्र को मारा गया, महेंद्र चंद, और जो गोरखा शासक थे इनकी यहाँ पे विजय हुई। इसके साथ ही, इस युद्ध के साथ ही 1790 में हमारा जो कुमाऊं वाला भाग है जो अभी तक चलता आ रहा था सन 700 से लगभग 700 से जब सोमचंद ने स्थापना की थी चंद वंश की, 700 से लेकर 1790 तक हमने देखा अनेक प्रकार के यहाँ पे बहुत ज्यादा विभिन्न प्रकार के यहाँ पे राजा आए थे। ठीक है, इस सन के बीच में अंतिम शासक हमने कहा महेंद्र चंद था, जो 1790 में गोरखाओं के आक्रमण द्वारा अल्मोड़ा के हवालबाग नामक स्थान पे मारा गया। इसी के साथ, इसी युद्ध के साथ ही क्या हो गया, पूरे कुमाऊं पे जहां अभी तक चंदों का राज था, वहां पे अब किसका राज हो चला है, गोरखाओं का। ठीक है जी,
अब यहाँ पे राज चला गोरखाओं का। तो भैया हमने ये देख लिया कि किस तरीके से हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं वाले भाग में गोरखाओं का शासन स्थापित हुआ। ठीक है जी। अब हम बात करके चलते हैं थोड़ा सा गढ़वाल की तरफ। अब हम बेसिक सी बात करेंगे। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जो हमारा गढ़वाल वाला भाग है यहाँ पे चलता था कौन सा वंश, परमार वंश, या फिर इसी को हम पवार वंश बोलते थे। ठीक है, इसी को हम पवार वंश बोलते थे और इसी को ही हम कहते हैं क्या, परमार वंश। ठीक है, मैंने आपसे कहा था भैया यहाँ पे दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जिस समय हमारे पास पवार वंश या फिर परमार वंश होता है गढ़वाल में, ठीक उसी समय कुमाऊं पे हमारा चंद वंश रहता है। ठीक है, तो भैया कुमाऊं में चंद वंश की जगह पे आ चले हैं गोरखा। अब हमें ये देखना है कि किस तरीके से जो हमारा गढ़वाल वाला भाग है वहां पे हमारे पास पवारों की स्थापना कैसे हुई। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक यही रहने वाला है, किस तरीके से हमारे पास उत्तराखंड के गढ़वाल वाले क्षेत्र में जो हमारे पास पवार है इनकी स्थापना कैसे हुई। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करके चलते, देखिए ये तो हमने देख लिया कि किस तरीके से चंदों की स्थापना हुई और चंदों का पतन है किस तरीके से हो गया, चंदों का अंत किस तरह से हुआ, ये भी हमने यहाँ पे सारा देख लिया। ठीक है, अब बात करके चलते भैया थोड़ा सा यहाँ पे पवारों की। ठीक है, तो पवारों की बात करके चलते भैया, पवारों की, ठीक है, बात करके चलते पवार वंश की, पवार वंश की। इसी को ही मैंने कहा एक दूसरा नाम कहते हैं हम परमार वंश। ठीक है, इसी को ही हम कहते हैं परमार वंश। भैया टाइम पीरियड की बात करूं तो ये हमारे पास चलता है लगभग 888 ईस्वी से लेकर 1804 ईस्वी तक। ठीक है, मैंने क्या कहा, मैंने कहा हमारे पास पवार वंश है ये स्थापित रहेगा हमारे गढ़वाल वाले क्षेत्र में कब से, 888 ईस्वी से लेके 1804 ईस्वी तक। ठीक है, वही मैंने बताया थोड़ी देर पहले जो हमारे कुमाऊं में चंद वंश की स्थापना हुई वो कब हुई थी भैया, वो स्टार्टिंग में हमारे पास कब आए थे, 700 लगभग 700 ईस्वी से, और कब तक रहे थे, 1790 तक। ठीक हो गया, तो भैया ये था हमारे पास चंदों का काल और ये है हमारे पास पवारों का काल। तो आप देख रहे होंगे लगभग इन दोनों का समानांतर ही चलेगा, दोनों का जो शासन काल है पैरेलल चलेगा। कहने का मतलब ये है जिस समय हमारे पास कुमाऊं में चंद वंश चल रहे थे ठीक उसी समय गढ़वाल में हमारे पास परमार वंश भी चल रहा था। ठीक है जी, अब देख के चलते भैया हमारे पास जो परमार वंश है इसकी स्थापना किस तरीके से हुई। ठीक है जी, तो सबसे पहले समझ के चलते, देखिए इसकी स्थापना को लेके, पवार वंश की जो स्थापना है, स्थापना को लेके हमारे पास यहाँ पे दो मत आते हैं। ठीक है, कितने मत आते हैं, कहा मैंने, दो मत आते हैं। ठीक है जी, तो भैया पहला मत देख के चलते हैं। पहला मत ये है कि भैया एक बार क्या होता है, इसके पीछे कहानी है छोटी सी, एक बार क्या होता है, गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र। ठीक है, गुरु वशिष्ठ, ठीक है, वशिष्ठ व विश्वामित्र, आपने नाम सुने होंगे, गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच में क्या हो जाता है, एक बार बहुत ज्यादा वाद विवाद हो जाता है, यानी युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो भाई इन दोनों के बीच में जब यहाँ पे युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, बहुत ज्यादा दोनों के बीच में क्रोध उत्पन्न हो जाता है किसी बात को लेके, तो यहाँ पे हमारे पास जो वशिष्ठ गुरु है ये क्या करते हैं, ये राजस्थान के, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे नक्शा बना के चलता हूँ हमारे भारत का, तो यहाँ पे हमारे पास जो राजस्थान है अपना, ठीक है, हमारे पास जो अपने पास राजस्थान है वहां एक जगह पड़ती है माउंट आबू। ठीक है, तो हमारे पास राजस्थान यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे एक हमारे पास माउंट, ठीक है, पर्वत पड़ता है जिसका नाम है माउंट आबू। तो भैया माउंट आबू पे जाके जो गुरु वशिष्ठ है ये क्या करते हैं, यहाँ पे जाके एक हवन करते हैं यहाँ पे। ठीक हो गया, क्या करते हैं, एक हवन करते हैं और हवन करके एक यज्ञ करके यहाँ पे एक बालक को क्या करते हैं, यहाँ पे उत्पन्न करते हैं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा भैया एक बार क्या होता है, वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच में बहुत ज्यादा वाद विवाद हो जाता है, बहुत ज्यादा भयंकर इन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। तो भैया इससे परेशान होके या फिर यूं कहे इसके परिणाम चलते जो वशिष्ठ हैं ये कहाँ जाते हैं, राजस्थान के माउंट आबू यानी जो पर्वत आबू है वहां जाते हैं और यहाँ पे जाके एक यज्ञ करते, एक हवन करते, और इस हवन से एक आप व्यक्ति उत्पन्न करते हैं यहां से, जिसका नाम ये रखते हैं भैया क्या, जिसका नाम ये रखते हैं परमार। ठीक है, जिसका नाम ये रखते हैं क्या, परमार। तो भैया यही परमार जो है, यही परमार यहां से आके उत्तराखंड की यात्रा पे आता है और यहाँ पे एक नया वंश स्थापित कर देता है जिसका नाम क्या हो जाता है भैया,
पवार वंश या फिर परमार वंश। ये तो थी भैया पहला मत, ये थी पहली कहानी जिसमें हमने देखा कि वशिष्ठ और विश्वामित्र का वाद विवाद यहां पे हुआ था। ठीक है जी, दूसरा मत देख के चलते हैं। दूसरा मत हमसे ये कहता है कि भाई फिर से एक छोटा सा नक्शा बना के चलता हूं यहाँ पे इंडिया का। तो भाई हमारे पास दूसरा जो मत है वो हमसे कहता है क्या कि भैया एक बार हम जानते थे कि यहाँ पे जो हमारा दक्षिणी भारत था, ठीक है, जो दक्षिणी भारत था ये दो भागों में विभक्त था। ठीक है, प्राचीन इतिहास में दो भागों में विभक्त था। पहला जो इसका यहाँ पे पश्चिमी जो भाग था ये था भैया बहमनी साम्राज्य का। किसका? बहमनी साम्राज्य का। ठीक है, बहमनी साम्राज्य का, जो कितने भागों में विभक्त था? जो था भैया 5 भागों में विभक्त था। ठीक है, कितने भागों में? 5, 1 2 3 4 5 भागों में विभक्त था। और दूसरी तरफ जो हमारे पास साम्राज्य चल रहा था वो हमारे पास ठीक इसके पूर्व में जो साम्राज्य चलता था वो चलता था भैया किसका? कृष्णदेव राय का। किसका? कृष्णदेव राय। आपने नाम सुने होंगे अगर आप थोड़ी सी जानकारी रखते हैं यहाँ पे प्राचीन इतिहास की। तो भैया हमने कहा कि भैया जो हमारा दूसरा मत है हमारा स्थापना पवार वंश की स्थापना को लेकर, तो मैंने आपसे कहा भाई यहाँ पे क्या होता है हमारा जो दक्षिणी भारत है ये दो भागों में विभक्त रहता है। पहला रहता है बहमनी साम्राज्य में, दूसरा इसी का पूर्व में जो भाग था उसे उस समय कहा करते थे किसका? कृष्णदेव राय का वहां पे शासन हुआ करता था। ठीक है, तो भाई होता क्या है यहाँ पे जो ये 5 राज्य हैं जिनको संयुक्त रूप से बहमनी साम्राज्य कहा करते थे, ये क्या करते भैया यहाँ पे आक्रमण कर देते किसके? कृष्णदेव राय के ऊपर। तो कृष्णदेव राय के ऊपर ये यहाँ पे आक्रमण कर देते हैं। तो कहा जाता है कि कृष्णदेव राय यहां से राजस्थान की तरफ भाग जाते हैं। साथ में इनके एक बंदा होता है जिसका नाम क्या होता है? परमार होता है। इनके साथ में एक बंदा होता है, तो ये परमार के साथ या फिर यूं कहूं पवार के साथ क्या होता है? चले जाते हैं कहां? राजस्थान वाली जगह में। अब भैया राजस्थान में आ गए। राजस्थान में आने के बाद कुछ समय रुकने के बाद ये क्या करते हैं? कुमाऊं की यात्रा पर जाते हैं। और उस समय पे जिस समय कुमाऊं की यात्रा पे जाते हैं तो उस समय हमारे पास यहाँ गढ़वाल में एक राजा होता है। ठीक है, गढ़वाल में एक राजा होता है। तो उस राजा की बेटी से विवाह करा दिया जाता है इस परमार का। तो भाई यहाँ पे इस परमार का जब विवाह करा दिया जाता है तो इसी के साथ यहाँ पे पवार वंश या फिर परमार वंश की स्थापना हो जाती है। तो भैया ये देखिए हमने पवार वंश की स्थापना को लेके दो मत देखे। तो ये हमारे पास क्या है? दो मत है पवार वंश की स्थापना को लेके कि किस तरीके से हमारे पास पवार वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो भैया इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से पवार वंश की स्थापना हुई थी और कब हुई थी। ये बात है 888 ईस्वी की। ठीक हो गया जी। अब थोड़ा सा आगे करके चलते हैं। तो भाई यहाँ पे देखिए अभी मैंने आपसे कहा कि भाई परमार इसका नाम था। तो अब यहाँ पे देखिए परमार एक व्यक्ति जब यहाँ पे गुरु वशिष्ठ ने यहाँ से उत्पन्न किया तो ये बंदा जाते जाते स्थापना कर देता है किसकी? पवार वंश की। और इसमें जो नाम आता है हमारी किताबों में जो नाम लिखा रहता है भैया इसके संस्थापक का, वो लिखा रहता है क्या? वो लिखा रहता है भैया कनकपाल। क्या? कनकपाल। यानी जो हमारे पास पवार वंश का या फिर परमार वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? कनकपाल है। और ये स्थापना कब करता है? 888 ईस्वी में करता है। कहां करता है? उत्तराखंड के गढ़वाल वाले क्षेत्र में ये स्थापना कर देता है। ठीक है जी। अब ये तो कि भैया स्थापना किसने की? कनकपाल ने की। और जबकि चंदों में स्थापना किसने की थी? सोमचंद ने की थी। ठीक है जी। अब देख के चलते भैया थोड़ा सा यहाँ पे कनकपाल के बारे में देख के चल लेते हैं क्योंकि यही हमारे पवार वंश का संस्थापक है। ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे मिटा के चलते हैं, बात करके चलते हैं यहाँ पे कनकपाल की। देखिए जो कनकपाल है थोड़ा सा बता देते हैं। जो कनकपाल है ये कहाँ पे आया? कहा हमने कहा ये उत्तराखंड के गढ़वाल वाले क्षेत्र में आया। कहाँ आया? उत्तराखंड के गढ़वाल वाले क्षेत्र में। तो भाई जहां रहेगा ये वही इसकी पहली राजधानी होगी। जैसे हमने पढ़ा था सोमचंद इलाहाबाद के झूसी से आके यहाँ पे काली कुमाऊं में राजबुंगा वाले स्थान पे रहा था। तो हमने कहा सोमचंद की यानी चंद्रवंश की पहली राजधानी राजबुंगा थी। ठीक इसी प्रकार से जो हमारे पास कनकपाल है या फिर पवार वंश का जो संस्थापक है ये यहाँ पे शादी करके रहने लगा गढ़वाल में। और यहाँ पे एक जगह पड़ती थी। ठीक है, यहाँ पे एक जगह पड़ती थी जिसका नाम आता है क्या? जिसका नाम आता है चांदपुर गढ़ी। ठीक है, एक जगह का नाम आता है क्या? चांदपुर गढ़ी। तो भाई चांदपुर गढ़ी पे क्या हो जाता है? यहाँ पे ये इसकी पहली राजधानी हो जाती है। किसकी? यहाँ पे कनकपाल की कहें या
या फिर यूं कहे पवार वंश की पहली राजधानी हमारे पास क्या हो जाती है, चांदपुर गढ़ी हो जाती है। ठीक है, वही चंदों में पहली राजधानी क्या थी, राजगुंगा थी। ठीक हो गया जी, इतना आपको यहां पे समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, अब थोड़ा सा मैं देख के चलता है कनकपाल के बारे में। मैंने आपसे कहा भैया ये क्या हमारे पास इसका संस्थापक है। ठीक है, कनकपाल क्या है, कहा मैंने इसका संस्थापक है। ठीक है, क्या है भैया, संस्थापक है। किसका संस्थापक है भैया, ये संस्थापक है किसका, पवार वंश का। ठीक हो गया जी। अब होता क्या, देखिए जब हमारे पास कनकपाल इसकी स्थापना कर देता है तो हमारे पास यहाँ पे अगर कुल राजाओं की बात करूं, जब मैंने आपको चंद वंश पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा भैया वहां लगभग 45 से 50 के बीच हमारे पास चंद वंशीय राजाओं की सूची हमें मिलती है। ठीक है, अब वही पवार वंशों की बात करूं तो हमें इसमें लगभग 55 से 60 के बीच में इसके पवार वंशों की जो राजा है उनकी वंशावली में इनके नाम हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब देखिए जब कनकपाल स्थापना कर देता है चांदपुर गढ़ी में परमार वंश की या फिर पवार वंश की, तो इसके बाद आने वाले जो 36 है, मैंने क्या कहा, कनकपाल के बाद आने वाले 36 पीढ़ियां, इसकी 36 पीढ़ियां क्या होती है, 36 पीढ़ियां छोटे छोटे गढ़ों पे राज करती है। ठीक है, छोटे छोटे गढ़ों पे राज करती है। ठीक है, गढ़ों पर राज करती है। छोटे छोटे गढ़ों का यार मतलब है कि भाई छोटे छोटी जगह पे छोटे छोटे किलों पे राज करती है। ठीक है, किसी ने यहां किया, किसी ने यहां किया, किसी ने यहां किया, किसी ने यहां किया। कब तक किया भाई, यहां पे जब तक इसकी 36 पीढ़ियां आ गई। ठीक है, पहला कनकपाल हो गया, इसके बाद के जो 35 आए यानी टोटल 36 पीढ़ी हमारे पास पवार वंश की ये छोटे छोटे गढ़ों पे राज करती थी, छोटे छोटे किलों पे राज करती थी। ठीक है, अब भैया छोटे छोटे किलो पे राज कर दिया, मैंने 36 क्यों कहा, क्योंकि 37वां राजा आता है भैया, सबसे महत्वपूर्ण राजा, वो आता है कौन, अजयपाल। कौन आता है भैया, अजयपाल। ये अजयपाल भैया कितने नंबर का होता है, 37वें नंबर का। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है भैया परमार वंश का जो अजयपाल है वो कौन से नंबर का राजा था, तो कौन से नंबर का था, 37वें नंबर का। ठीक हो गया जी। अब देखिए यहां पे जब 37वें नंबर का राजा अजयपाल आता है तो ये क्या कर देता है, इन छोटे छोटे किलो को सबको ये क्या कर देता है, हरा के इन पे विजय प्राप्त करके पूरा एक ही किला बना देता है। ठीक है, मैंने क्या कहा, जो अभी तक 36 पीढ़ियों से जो चलते आ रहे थे गढ़, जो गढ़ों में निवास कर रहे थे, देखिए 36 पीढ़ियों तक मैंने आपसे कहा कि छोटे छोटे गढ़ों में रह रहे थे, इसलिए इनको जो 36 पीढ़ियों में जो राजा आए थे इनको उस समय क्या कहा जाता था, गढ़पति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गढ़पति, यानी गढ़ों में रहने वाले, गढ़ों में राज करने वाले, इसलिए इनको गढ़पति कहा जाता था। लेकिन जब 37वां राजा अजयपाल आया तो इसने क्या कर दिया, इसने यहाँ पे भैया इन जो हमारे पास यहाँ पे छोटे छोटे जितने भी गढ़ थे, कहा जाता है कि यहाँ पे कितनी गढ़ियां थी, 52 गढ़ थी, यानी 52 छोटे छोटे इस प्रकार से गढ़ थे। और इन 52 गढ़ों को जीत के इसने क्या कर दिया भैया, यहाँ पे बहुत बड़ी विजय हासिल कर ली, किसने, अजयपाल ने। ठीक है, किस तरीके से किया, क्या क्या इसने किया और कौन कौन से इसने यहाँ पे काम किए, वो सभी हम अजयपाल जब आएगा तब हम वहां पे बात करेंगे इसकी। फिलहाल हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कनकपाल की। ठीक है जी, इतनी हमने चर्चा की यहाँ पे किसकी, कनकपाल की। अब देखिए, अब हमारे पास इसमें एक नंबर जो 24वें नंबर का एक राजा होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने बात की कि 37वें नंबर का राजा अजयपाल, एक हमारे पास इसमें राजा होता है 24वें नंबर का। ठीक है, 24वें नंबर का एक राजा होता है जिसका नाम होता है भैया क्या, सोनपाल, जिसका नाम होता है क्या, सोनपाल। कुछ इतिहासकारों के अनुसार भैया सोनपाल भी क्या है, इस चंद जो हमारे पास पवार वंश इसका संस्थापक है। जैसे हमने यहां देखा था कि भाई कुछ इतिहासकारों के अनुसार क्या था, थोहर चंद क्या था, यहां पे हमारे पास चंद वंश का संस्थापक था, जबकि वो वंशावली में उसका क्रम 23वां था। लेकिन ठीक वैसे ही यहां पे भी कुछ इतिहासकारों के अनुसार जो पवार वंश इसका संस्थापक कनकपाल ना होके कौन है, सोनपाल है। लेकिन अब भैया ऐसा क्यों कहा गया, अब देखिए हम जानते भैया सोनपाल में एक वर्ड है सोन, जिसका मतलब यहां होता है सोना। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, सोना। और कनकपाल में भी एक वर्ड है कनक, इसका मतलब भी होता है सोना। तो यहां पे कुछ इस तरीके का लॉजिक दिया जाता है कि भैया दोनों में सोना सोना है, तो यानी दोनों ये एक ही व्यक्ति है। उस समय पे दोनों एक ही व्यक्ति हुआ करते थे, इसलिए कहीं कहीं पे लिख दिया जाता है कि भाई जो हमारे पास पवार वंश
वंश का संस्थापक है वो कनकपाल ना होके कौन है, सोनपाल है। या फिर कहीं पे ये लिख दिया जाता है कि भैया सोनपाल, कनकपाल, और एक और नाम हमें देखने के लिए मिलता है, एक नाम और हमें देखने के लिए मिलता है, क्या, स्वर्णपाल। ठीक हो गया, एक और नाम हमें देखने के लिए मिलता है, स्वर्णपाल। तो ये तीनों एक ही व्यक्ति है, कई जगहों पे ये भी लिखा रहता है। ठीक है, क्यों लिखा रहता है? क्योंकि मैंने आपसे कहा भाई ये क्या है, देखिए यहाँ पे स्वर्ण का मतलब भी सोना होता है, कनक का मतलब भी सोना होता है, और सोनपाल में सोन का मतलब भी सोना होता है। इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके का लॉजिक देकर यहाँ पे ये बताया जाता है कि तीनों एक ही व्यक्ति थे। ठीक है, तो ये हमने देखा यहाँ पे किस तरीके से जो हमारे पास पवार वंश है इसकी स्थापना हुई थी, किस तरीके से यहाँ पे दो मतों की हमने यहाँ पे चर्चा की थी। और यहाँ पे हमने बात की, पहला जो इसका संस्थापक था कनकपाल। देखिए ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से चंदों में आयोग ने सिर्फ और सिर्फ बद्रीदत्त पांडे जी की थ्योरी को यहाँ पे सही माना था, यानी संस्थापक कहा था आयोग ने कौन है, सोमचंद है, ना कि थोहरचंद। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जो संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है कनकपाल, ना कि सोनपाल या फिर स्वर्णपाल। तो भैया हम कहेंगे जो पवार वंश या फिर परमार वंश का जो संस्थापक है वो कौन है, वो है भैया कौन, कनकपाल। ठीक है जी, इतनी हमने यहाँ पे चर्चा की किसके बारे में, कनकपाल के बारे में, और हमने देखा पवार वंश की किस तरीके से स्थापना यहाँ पे हुई है। ठीक हो गया जी, तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर जिसमें हमने देखा किस तरीके से यहाँ पे स्थापना हुई है पवार वंश की, और हमने ये भी देखा साथ ही साथ किस तरीके से यहाँ पे चंदों का पतन यहाँ पे हो चला है। ठीक है, थोड़ा सा एक बार फिर से देख के चलते हैं। मैंने आपसे क्या कहा भाई, चंदों में जब यहाँ पे अनेक प्रकार के शासक आए तो अंतिम राजा चंदों में जब महेंद्र चंद गद्दी पे बैठा हुआ था तो 1790 में इसके समय में गोरखाओं का डोटी से आक्रमण हो चला था, और यहाँ पे जब इसके ऊपर आक्रमण हो गया तो भाई ये युद्ध हुआ था अल्मोड़ा के हवालबाग नामक जगह पे। तो ये युद्ध में क्या हुआ, यहाँ पे महेंद्र चंद मारा गया और जो यहाँ पे गोरखा थे उनकी जीत होगी। इसी जीत के साथ हमारे कुमाऊं में गोरखाओं का क्या हो गया, आधिपत्य हो गया, गोरखाओं की यहाँ पे विजय होगी, गोरखाओं का साम्राज्य यहाँ पे स्थापित हो गया। ठीक है जी, उसके बाद मैंने आपसे कहा भाई ये तो हमारे पास चंदों की कहानी खत्म हो गई। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पास जो गढ़वाल वाला क्षेत्र है यहाँ पे पवार वंश की स्थापना होती है। तो उस क्रम में मैंने आपको बताया भैया पवार वंश की स्थापना को लेके हमारे पास दो मत आते हैं। पहला मत में मैंने आपसे कहा कि भाई जो हमारे पास एक बार गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच में झगड़ा हो जाता है, तो भाई यहाँ से क्या होता है, जो हमारे पास गुरु वशिष्ठ है ये कहाँ चले जाते हैं, राजस्थान के माउंट आबू पे चले जाते हैं। वहां पे क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, वहां पे हवन करते हैं, वहां से एक व्यक्ति की उत्पत्ति ये करते हैं जिसका नाम दिया जाता है परमार। और ये परमार जो होता है यहां से घूमते घूमते चला जाता है उत्तराखंड के गढ़वाल वाले क्षेत्र में। यहां पे एक राजा राज करता है, अच्छा यहाँ पे एक राजा राज करता है उस समय जिसका नाम होता है क्या, भानु प्रताप। ठीक है, भानु प्रताप। भानु प्रताप की बेटी से भैया विवाह कर लिया जाता है, जो परमार जिसकी उत्पत्ति अभी की होती है उसका विवाह हो जाता है और एक नए वंश के यहाँ पे स्थापना कर दी जाती है, किसकी, पवार वंश की। ये था पहला मत। दूसरा मत हमसे ये कहता है भाई जो हमारे पास जो दक्षिणी भारत है ये पहले जो प्राचीन समय में दो भागों में या फिर यूं कहें दो साम्राज्यों में विभक्त था। पहला साम्राज्य इसमें था बहमनी साम्राज्य, दूसरा था कृष्णदेवराय का साम्राज्य। अब बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बटा हुआ था, इन दोनों के बीच यहाँ पे दुश्मनी हुआ करती थी। तो भैया बहमनी साम्राज्य ने यहाँ पे आक्रमण कर दिया कृष्णदेवराय के ऊपर। कृष्णदेवराय एक बंदे को लेके अपने साथ यहां से चले गए राजस्थान, जिसका नाम क्या था, परमार था। और ये परमार जो उत्तराखंड में घूमने के लिए आता है और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये राजा भानु प्रताप की बेटी से विवाह कर लेता है। इसके बाद क्या होता है, एक नए वंश की स्थापना कर देता है जिसे हम कहते हैं क्या, जिसे हम कह देते हैं परमार वंश। तो ये थे भैया दो मत। इसके बाद हमने बात की, हमने कहा भैया इसका जो संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है कनकपाल को। ठीक है, किसको माना जाता है, कहा मैंने, कनकपाल को। तो भैया पवार वंश का जो संस्थापक कनकपाल है, इसमें मैंने आपसे कहा भैया जो कनकपाल है ये साथ ही साथ इसके आने वाली जो 36 पीढ़ियां है, मैंने आपसे कहा छोटे छोटे गढ़ों पे राज करते थे, यानी छोटे छोटे किलों पे, छोटी छोटी जगहों पे
राज्यों पे राज करते थे। तो भाई जब छोटे छोटे जगहों पे राज करते, छोटे छोटे उस समय किलों को या फिर क्षेत्रों को गढ़ कहा जाता था। तो छोटे छोटे राज्यों पे, गढ़ों पे जब ये राज करते थे तो इनको उस समय गणपति कहलाते थे, ठीक हो गया, गणपति कहलाते थे। अब भैया जब आता है 36 के बाद 37वां नंबर का राजा जिसका नाम होता है अजयपाल, सबसे महत्वपूर्ण राजा हो जाता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से परमार वंश पे। तो भाई जब अजयपाल आता है, सबसे शक्तिशाली राजा भी यही होता है, तो ये क्या कर देता भैया, सारे जितने भी हमारे पास यहाँ पे किले थे, इन सभी किलों पे जीत हासिल करके ये क्या कर देता भैया, यहाँ पे क्या कर देता है, सभी को एक कर देता है। यानी जो अभी तक जो गढ़वाल क्षेत्र में पवार वंश में जहां अभी तक 52 लगभग गढ़ यहाँ पे माने जाते हैं, 52 अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ था, वो अजयपाल ने क्या कर दिया, अब एक ही कर दिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि भाई हमारे पास जो सोनपाल, जो हमारे पास कनकपाल है, कनकपाल को ही क्या कहा जाता है, देखिए एक हमारे पास इसमें एक राजा और आता है जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है क्या, सोनपाल। तो कहीं कहीं पे सोनपाल को क्या माना जाता है, पवार वंश का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। लेकिन आयोग इस बात को नहीं मानता। देखिए यहाँ पे सोनपाल में सोना आता है, मैंने आपसे कहा, और कनकपाल में कनक का मतलब भी सोना होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये दोनों एक ही व्यक्ति और साथ साथ एक नाम और स्वर्णपाल भी क्या होता है, ये तीनों एक ही व्यक्ति, ऐसा बता के ये कह दिया जाता है भैया जो हमारे पास पवार वंश का जो संस्थापक है वो कनकपाल या फिर सोनपाल या फिर स्वर्णपाल, ये तीनों एक ही व्यक्ति, तो तीनों इसके संस्थापक है। तो इस तरीके से बता दिया जाता है। लेकिन आयोग इस बात को नहीं मानता है। आयोग कहता है भैया जो पवार वंश है इसका संस्थापक कौन है, इसका संस्थापक है हमारे पास कनकपाल, ठीक हो गया। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।